जी नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरएम क्लासेस में। आज की हमारी क्लास है एचटेट की और ये हमारा पेपर है एचटेट का और पेपर है ये हमारा 2023 का। ठीक है, तो 23 वाला जो है एचटेट का पेपर है जो यहाँ पर हम यहाँ डिस्कस करेंगे इसके PYQ। तो मेरे ख्याल से आपको थोड़ा सा आइडिया भी होगा कि पेपर जो है कैसा बनेगा, कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे। साइकोलॉजी के ये क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी है कि आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पर टेलीग्राम चैनल है, यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का और ग्रुप का भी, जहाँ पर आप सब कुछ डिस्कस कर सकते हैं अपनी पढ़ाई से रिलेटेड, अपनी स्टडी को लेकर। दोनों ही जगह हर छोटी बड़ी अपडेट और करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके से रिलेटेड छोटे छोटे पॉइंट्स यहाँ दिन भर जो है डलते रहते हैं, तो आप इन दोनों को भी ज़रूर ज्वाइन करें। चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। क्वेश्चन है, एक सृजनशील बालक क्या होता है? क्रिएटिव चाइल्ड होता है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं देखी जाती? ऐसे बच्चे में कौन सी विशेषता नहीं देखी जाती? जो बच्चा क्रिएटिव होगा उसमें क्या होगा? बिल्कुल भी नहीं टिकने वाला। आप छोटे बच्चे को देखते हैं ना, जब उसको खेलना होता है तो वो बिल्कुल भी नहीं टिकता। वो क्या करता है, उछल कूद उसमें लगी रहती है। तो छोटा बच्चा क्या करेगा, वो जो है उसमें पहले तो क्या होगी, बहुत सारी जिज्ञासा होगी, एक्सट्रीम क्यूरियोसिटी होगी। किसी न किसी चीज़ को, जैसे उसके खिलौने होते हैं उनको खोल खोल कर देखेगा और जो है चीज़ों को वो छेड़ता रहता है, छेड़ेगा और देखेगा, उनको खोल खोल कर देखेगा। एकदम उसको मतलब ये रहता है, जैसे आप अगर टीवी का रिमोट दे दो तो उसको क्या रहेगा कि टीवी के रिमोट को जो वो कहीं ना कहीं से खोलेगा, इसका ढक्कन वगैरह उतार के फेंक देगा। तो उसको क्यूरियोसिटी रहती है। दूसरा उसमें क्या होगा कि उसकी जो इमेजिनेशन होगी वो बहुत हाई होगी। इमेजिनेशन भी उसकी बहुत हाई होती है। देखते हो ना छोटे बच्चों को, मैं ऐसे बन जाऊंगा, वैसे बन जाऊंगा, कैसी कैसी बातें करते हैं। और अब सारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, एक चीज़ पर जो है अलग अलग एस्पेक्ट से सोचना क्या होता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। ये हमने पियाजे की क्लास में डिस्कस किया था और पियाजे की थ्योरी जो है हमारे चैनल पर पहले से ही है, आप वहाँ से चेकआउट करें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, तीन चीज़ें क्या होती हैं, एक क्रिएटिव चाइल्ड में होती हैं। ठीक है, लेकिन क्रिएटिव चाइल्ड जो है उसमें क्या नहीं होता, कन्वेंशनल थॉट्स नहीं होते, वो परंपरागत जो है उसमें विचार ऐसे उनसे जो है वो ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होता। नेक्स्ट, सामाजिक रूप से वंचित बालकों के लिए किस प्रकार की शिक्षा उपयुक्त होगी? तो सामाजिक वंचित जो सोशली डेप्रीव्ड बच्चे होते हैं उनके लिए कैसी शिक्षा जो है उपयुक्त होगी? उसमें धार्मिक शिक्षा का कोई मतलब ही नहीं होता। जब बच्चा जो सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है तो उसको जो है धर्म की शिक्षा आप क्या ही देंगे। विशिष्ट शिक्षा जो स्पेशल एजुकेशन होती है, ये डिसेबिलिटी जो बच्चे होते हैं डिसेबल्ड, उनके लिए होती है। इनके लिए होती है समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन होती है। जो सामाजिक रूप से पिछड़े बच्चे होते हैं इनके लिए इंक्लूसिव एजुकेशन होती है। इनके लिए कुछ ना कुछ जो है अलग से जो क्या बोलते हैं उसको प्रावधान होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास, साइको सोशल डेवलपमेंट के अंतर्गत किशोरावस्था के संबंध में सही है? तो किशोरावस्था के संबंध में जो एरिक्सन की ने तीन एस्पेक्ट दिए थे, क्या था, इड, ईगो और सुपर ईगो। तीन दिए थे, इड, ईगो और सुपर ईगो। इड क्या होता है, अपनी जो जितनी भी उसकी इच्छाएं होती हैं उनको संतुष्ट करने में लगा रहता है। और सुपर ईगो क्या होता है, मैं समाज के लिए जान दे दूं, मैं समाज के लिए ख़त्म हो जाऊं, ये वाली फीलिंग है। दूसरों की अच्छाई करने वाले जो होते हैं ना, दूसरों के सुख में अपना सुख ढूंढने वाले, वो होते हैं सुपर ईगो। ईगो क्या होता है, इन दोनों के बीच क्या करता है, एक पुल का काम करता है। अच्छा बुरा, नुकसान फायदा सब कुछ जो है वो तालमेल बिठाकर चलता है। तो जो ईगो होती है वो क्या होती है किशोरावस्था के संबंध में, उनमें होती है ये पॉजिटिव साइको सोशल एस्पेक्ट होता है ईगो का। ईगो आइडेंटिटी इज अ पॉजिटिव साइको सोशल एस्पेक्ट। मैंने जानबूझकर जो है इसका इंग्लिश जो है ये वाले लिए हैं, जो आपके ये है ना ऑप्शन, मैंने इंग्लिश में लिए हैं क्योंकि हिंदी में कुछ ज़्यादा समझ आ नहीं रहा था। अगर आपको क्वेश्चन समझना है ना तो आप उसको जो है इंग्लिश में देख लीजिए, वो ज़्यादा समझ में आता है साइकोलॉजी में। तो ईगो आइडेंटिटी इज अ पॉजिटिव साइको सोशल एस्पेक्ट। क्या होता है, बच्चों में जो अपना पहचान और भूमिका को लेकर भी क्या होता है वो ज़्यादा उत्तेजित होते हैं और उस चीज़ को लेकर उनमें जो है भ्रम भी होता है। तो ये इनमें जो है एक पॉजिटिव साइन होता है, उसमें वे बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं। कुछ भी अच्छा करने के लिए, कुछ भी अपना नाम बनाने के लिए क्या होते हैं, वो ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं। तो यहाँ पर ये क्या करेगी, ईगो आइडेंटिटी पॉजिटिव होती है। नेक्स्ट है, यदि कोई शिक्षार्थी अपेक्षित उपलब्धि हासिल नहीं कर पाता है तो उसका कारण जानने के लिए किस प्रकार का परीक्षण किया जाता है? एक बच्चा है,
उसको क्या था कि 100 मार्क्स का, मान लीजिए सिर्फ मानने के लिए है, 100 मार्क्स का जो है उसका टेस्ट था और उसको नंबर लेने थे 50 मार्क्स उसको लेने थे। उसका भाई अपना खुद का था कि मुझे जो 50 नंबर लेने हैं, लेकिन क्या किया कि वो जो है यहाँ तक नहीं पहुँच पाया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, डायग्नोज करता है ना बीमारी को। तो हम पहले जो है उसका क्या करेंगे, ऐसे बच्चे का डायग्नोस्टिक जो है वो परीक्षण करेंगे। तो इसमें जो है डायग्नोस्टिक इसका परीक्षण होगा, टेस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से, और हाँ ये क्वेश्चन जो है हमारी जो ये क्लास रहने वाली है, ये चाहे सीटेट का पेपर हो, सीटेट या फिर एचटेट का पेपर हो, केवीएस हो, जो भी हो, हर किसी के लिए जो है महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि एचटेट का लेवल थोड़ा सा हाई होता है, सीटेट बहुत आसान होता है। वैसे तो जो है सिलेबस अब एचटेट का सीटेट के इक्वली कर दिया गया है, पेडागोजी वगैरह इसमें जो है ऐड कर दी गई है, लेकिन केवीएस और सीटेट जो भी होता है ना, केवीएस का हो गया या फिर सीटेट हो गया, एचटेट अगर आप करते हो एचटेट का सिलेबस, तो सीटेट और एचटेट के लिए साइकोलॉजी जो है बहुत आसान हो जाती है, डीएसएसबी के लिए भी, क्योंकि सेम सिलेबस होता है। अब इनका जो है सेम सिलेबस है ऑलमोस्ट, साइकोलॉजी का जो सिलेबस होता है वो ऑलमोस्ट सेम है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समाजीकरण के प्रक्रिया पर सकारात्मक प्रभाव नहीं डालती? समाजीकरण मतलब सोशलाइजेशन में वो पॉजिटिव इफेक्ट नहीं डालती। तो सामाजिक रूप से स्वीकृत व्यवहार क्या करता है, ये एक समाजीकरण में जो है आपको अफेक्ट करता है। सामाजिक रूप से स्वीकृत व्यवहार क्या होते हैं, जैसे सोसाइटी में है कि कुछ काम जो है बच्चों के, लड़कियों के लिए फ़िक्स कर दिया, कुछ काम लड़कों के लिए फ़िक्स कर दिया। दूसरा क्या है, कुछ भी जो भी हमारे रिचुअल्स होते हैं वो होते हैं, तो ये क्या होते हैं, हमें स्वीकार होते हैं, ये हमें जो है स्वीकार होते हैं, इसलिए क्या करते हैं, ये समाजीकरण को प्रभावित करते हैं। स्वीकृत सामाजिक भूमिकाएं निभाना, समाज में जितनी भी भूमिकाएं स्वीकृत हैं, जैसे हमारी सोसाइटी में क्या है कि अरेंज मैरिज जो है वो सबसे बेस्ट है, तो इस चीज़ को जो है निभाने के लिए हम क्या करते हैं, अरेंज मैरिज करते हैं, तो वो क्या है, स्वीकृत सामाजिक भूमिकाएं हम क्या करते हैं, निभाते हैं। थर्ड है सामाजिक अभिवृत्ति का विकास। सामाजिक एटीट्यूड जो होता है, सामाजिक एटीट्यूड भी इन्हीं से रिलेटेड होता है, जो हमारे सामाजिक भूमिकाएं होती हैं और जो हमारे रिचुअल्स होते हैं, इनको निभाने के लिए जो हम अपना एटीट्यूड रखते हैं वो क्या होता है, सोशल एटीट्यूड होता है, इसका डेवलपमेंट। नेक्स्ट है सामाजिक पूर्वाग्रह, प्रेजुडिसेस का विकास। ये जो है कुछ ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता है, हमारे सोशलाइजेशन को ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की का समीपस्थ विकास क्षेत्र संदर्भित करता है। तो जेडपीडी क्या होता है, जेडपीडी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये क्या करता है कि कोई ज़्यादा नॉलेजेबल है, MKO मोर नॉलेजेबल देन यू। अगर आपसे कोई ज़्यादा नॉलेजेबल है, जैसे आप एचटेट की तैयारी कर रहे हैं और आप कहीं से कोचिंग ले रहे हैं, तो जिससे आप कोचिंग ले रहे हैं वो क्या है, आपसे ज़्यादा नॉलेजेबल है। जब आप उसके अंडर जो है उसके डायरेक्शन में आप कुछ काम करते हैं तो आप ज़्यादा बेटर करते हैं, आपका लेवल हाई होता है। तो इससे क्या होगा कि बच्चा जो है किसी ज्ञानी व्यक्ति के निर्देशन में क्या कर सकता है, ये जो है इस चीज़ को बताता है। नेक्स्ट है समावेश, इंक्लूजन, केवल दिव्यांग लोगों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका अर्थ किसी भी बच्चे का बहिष्कार न होना भी है। ये अर्थ जो है किसके द्वारा स्पष्ट किया गया है, ये अर्थ स्पष्ट किया गया है NCF 2005। अब NCF 2005 क्या है, ये जो है NCF 2005, ये जो NCFSE, पेन यहाँ से, NCFSE 2000 का जो है इस पर जो है ये बेस है, मतलब नेशनल NC है ये NCFS, तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, ठीक है। ये SE का मतलब है स्कूल एजुकेशन, ये इससे रिलेटेड है। इसमें क्या था कि जो यशपाल समिति बनाई गई थी, इसमें 38 जो है इसकी स्टेयरिंग कमेटी के मेंबर थे, 21 इसमें फोकस ग्रुप हैं, क्या है इसमें 21 फोकस ग्रुप्स को इसमें वो किया गया है, डिस्कस किया गया है। और इसमें लेसन कितने हैं, 5 इसमें लेसन है, ये एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं, और ख़ासकर तो KVS में जो है ऐसे क्वेश्चंस निकाल के पूछता है KVS, ठीक है। तो इसमें 5 लेसन है, जैसे NCF 2005 है, इसके लास्ट में 5 है, तो 5 ही इसके क्या होंगे, लेसन हो जाएंगे। बस इसमें ये करना है कि ये जैसे 20 है तो इसमें एक ऐड करके क्या करेंगे हम, 21 इसके फोकस ग्रुप्स हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी, वृद्धि और विकास में किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं? तो वृद्धि और विकास में शरीर के आकार में भी परिवर्तन होता है, उसके अनुपात में भी परिवर्तन होता है, पुराने जो हमारे लक्षण होते हैं उनका भी कुछ ना कुछ विलोपन हो जाता है, और नवीन विशेषताओं का अधिग्रहण होता है। जो हमारी नई नई विशेषताएं हैं, जैसे छोटा बच्चा बचपन में होता है, जैसे 7-8 साल का बच्चा होता है, और फिर जब वो 11-12 की एज में पहुंचता है तो यहाँ से यहाँ तक उसका जो है वो क्या बोलते हैं इसको, वृद्धि, डेवलपमेंट भी होता है और इसकी ग्रोथ भी होती है। ठीक है, ये ग्रोथ भी होती है और डेवलपमेंट भी होती है। तो इसमें क्या होगा, उसकी नवीन विशेषताओं का अधिग्रहण होगा। ठीक है, 12 साल के बच्चे में और 8 साल के बच्चे में डिफरेंस देखने को मिलेगा। जो उसका क्या बोलते हैं इसको, बॉडी जो स्ट्रक्चर है उसमें भी परिवर्तन होगा, उसकी आवाज़ भी चेंज होगी। ठीक है ना, तो इस तरह के परिवर्तन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा का अधिगम पर सकारात्मक प्रभाव स्पष्ट नहीं करता? जो मोटिवेशन है वो लर्निंग पर पॉजिटिव इफेक्ट नहीं डालता। कौन सी स्टेटमेंट में ये बताया गया है? मोटिवेशन क्या करता है, सीखने के व्यवहार को भी बनाता है, सीखने के व्यवहार में सक्रियता भी लाता है, मतलब उसको क्या है, क्या करता है, एक्टिव भी करता है। आपका मोटिवेशन है, आपको एचटेट क्लियर करना है। एचटेट जब आपका हो जाएगा, आपको पता है कि जो वैकेंसी आने वाली हैं 7,026 पीआरटी की भी वैकेंसी आने वाली हैं, तो इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो पीआरटी के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। ठीक है ना, जिनको ये एग्ज़ाम भी देना, पीआरटी वाला भी, जब आरओएच की वैकेंसी आएंगी तो क्या होगा कि आप जो है, आपका मोटिवेशन, आपको एचटेट क्लियर करना है, और फिर क्या होगा, जब आपको पता है कि ये वैकेंसीज आने वाली हैं तो आप जो है ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे, सक्रिय हो जाएंगे। अभी प्रेरणा सीखने के व्यवहार को निश्चित दिशा प्रदान करती है। आप जो है बिल्कुल फोकस होंगे, आपको बिल्कुल एक ही डायरेक्शन होगी, आरओएच, है ना, आपकी एक ही डायरेक्शन हो जाएगी जब आप एचटेट की तैयारी कर रहे हैं तब कि आरओएच की वैकेंसी आने वाली है और मुझे क्या करना है, क्लियर करना है, मुझे मेरिट में आना है। डी ऑप्शन है इसका, जो मोटिवेशन है वो व्यवहार को क्षीण करता, बिल्कुल भी नहीं करता। मोटिवेशन जब आपको पता है आरओएच आने वाली है तो आपको जो एचटेट को क्लियर करने का मोटिवेशन है वो बहुत हाई है कि नहीं? जो भी बच्चे पीआरटी की जो पीआरटी में शामिल होंगे, जो एलिजिबल होंगे, उनका मोटिवेशन हाई लेवल होगा। वो हर हाल में क्या सोचेंगे कि हमारा जो है एचटेट अब क्लियर हो जाए। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अंतर्गत नैतिकता की अवस्थाओं को उनके स्तर के अनुसार सुमेलित करना है। अब जो है इसमें सुमेलित करने के लिए क्या है, देखिए, कोहलबर्ग ने क्या दिया था, 3 लेवल दिए थे, और उसमें जो है हर एक की 2-2 स्टेजेस हैं, तो इसमें जो है 6 स्टेजेस हैं। हमारा जो लास्ट का है, अगर आप कंफ्यूज ना हो तो हमारे जो लास्ट 3rd लेवल है उसके 2 स्टेज हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इंडिविजुअल राइट्स होते हैं। सोशल जो है उसका कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होता है बच्चे का, क्योंकि इसमें 12 साल की एज में आ जाता है ना बच्चा, तो 12 साल का बच्चा जो है सोशल कॉन्ट्रैक्शन में होता है, उसको सोसाइटी के जो लॉ और रूल्स होते हैं वो सारे उनको वो मानता है, रिचुअल्स को वो मानता है। ठीक है, तो रिचुअल्स में वो ज़्यादा बिलीव करता है, वो जो है किसी के भी अगेंस्ट नहीं जाता। उसमें लॉजिक, वैसे तो लॉजिक इतना नहीं होता कि भाई अपने लिए जो है एक स्टैंड क्रिएट कर सके। 12 साल का बच्चा जो है वो समझता तो है, लेकिन उसमें इतना लॉजिक नहीं होता कि वो अपने लिए स्टैंड क्रिएट कर सके। लेकिन जब वो इस स्टेज पर पहुंचता है, यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स पर जब पहुंचता है 18 साल का बच्चा, जब वो सारी बातें, हर एक चीज़ को, हर रिचुअल्स को, हर चीज़ को जो क्या करता है, लॉजिकली तोलता है, जब लॉजिक पर रखता है बच्चों को, चीज़ों को, क्या है, जैसे वही हमारा एक एग्जांपल लव मैरिज वाला है। ठीक है, हमारी सोसाइटी में क्या है कि अरेंज मैरिज जो है क्या है वो बेस्ट है, लेकिन उसको पता है कि भाई जो घर वाले देख रहे हैं, भाई मेरा तो वहाँ नहीं, मतलब माइंड सेट है, मेरा माइंड सेट क्या है कि मैं अपनी पसंद से और अपने मतलब अपने टाइप से देखूं। तो वो क्या करेगा कि इस लॉजिक को छोड़ के जो है वो यूनिवर्सल प्रिंसिपल पर जाएगा कि मुझे खुद पता होना चाहिए कि मेरी ज़िंदगी जो है किसके हाथ में अच्छी रहेगी और किसके साथ जो है ज़्यादा बेटर रहेगी। तो वो क्या करेगा, लव मैरिज को ज़्यादा प्रेफर करेगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं किसमें, 3rd लेवल में, और ये दोनों स्टेजेस जो हैं ये 3rd लेवल से कनेक्ट हैं। अब गुड इंटरपर्सनल रिलेशंस जो है वो बनाता है 2nd में, बी गुड बॉय एंड गुड गर्ल, वो करता है भाई अंदर से, उसका क्या होता है कि मुझे तो अच्छा दिखना है। ठीक है, और इंडिविजुअलिज्म और एक्सचेंज होता है 1st में। क्या होता है कि जो इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, ये सारी चीज़ें वो करता है
फर्स्ट लेवल में। तो ये इस तरह से मिक्स मैच होंगी। मैंने जो लास्ट के ऑप्शन थे वो नहीं दिए क्योंकि इससे ज़्यादा जो PDF का साइज़ है वो बढ़ जाता है, ठीक है ना, तो इसलिए नहीं दिए। बाकी ये सारे जो है आप ऐसे ऐसे मैच कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब अधिगम करता हमारा जो लर्नर है किसी कार्य को बिना किसी इच्छा या उद्देश्य के करता है, ना उसका कोई मोटिव है ना कोई इसका इंटरेस्ट है, तो जब वो किसी ऐसे काम को करता है तो क्या करता है, जैसे आप बोलते नहीं, आप कहीं बाहर जा रहे हो और आपको आपका जो है फ्रेंड मिल जाए कोई, आपने बहुत साल से देखा नहीं, तो क्या हो जाएगा वो व्हाट अ कोइंसिडेंट। तो इंसिडेंटल लर्निंग जो है हम इसको बोलते हैं, जब ना तो उसकी कोई इच्छा होती है और ना ही उसका कोई मोटिव होता है। ऐसा जब वो काम करता है और उस काम को वो पूरा कर देता है तो वो क्या होता है, ये इंसिडेंटल लर्निंग होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैविक अभिप्रेरकों बायोलॉजिकल मोटिव्स के संबंध में सही नहीं है। बायोलॉजिकल मोटिव्स क्या होते हैं, जैसे हमारा ये प्राइमरी होते हैं, इनबॉर्न भी होते हैं, यूनिवर्सल भी होते हैं और जिंदा रहने के लिए ये एसेंशियल भी होते हैं। अब इसने लास्ट में क्या दिया कि ये होमोस्टेसिस नहीं होते। ये चीज़ें जो हैं होम्योस्टेटिस होती हैं, होम्योस्टेसिस होती हैं। ये चीज़ें क्या है, जो हमारे बायोलॉजिकल मोटिव्स होते हैं वो क्या होते हैं, भूख हो गया, नींद हो गया, प्यास हो गया, और जो हमारी इंटीमेट रिलेशनशिप होते हैं, इंटीमेट जो हमारे रिलेशनशिप होते हैं, जैसे सेक्सुअली रिलेशंस जो हमारे बनते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, बायोलॉजिकल मोटिव्स होते हैं। तो बायोलॉजिकल जो मोटिव हैं वो जो है इसने बोला है कि ये होम्योस्टेटिस नहीं होते, ये होम्योस्टेटिस होते हैं क्योंकि जब हमें भूख लगती है तो हम खाना खाएंगे, ठीक है, जब हमें प्यास लगती है हम पानी पिएंगे, हमारी ये प्राइमरी जो है क्या होती हैं, ज़रूरतें होती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं क्या हैं, इसमें बायोलॉजिकल मोटिव्स में आती हैं। तो इसमें जो है ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी परीक्षाएं सतत और व्यापक मूल्यांकन का आधार हैं। तो ये जो सारी परीक्षाएं हैं ये सारी ही क्या हैं, क्या बोलते हैं इसको, सतत कॉन्टिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्यूशन जो है इसमें सब जो है आधारित हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित अधिगम दृष्टिकोण, यह चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग जो एस्पेक्ट है उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स इनमें से कौन सी नहीं है। जो चाइल्ड सेंटर्ड जो हमारा लर्निंग होगा वो क्या होगा, सार्थक सीखने के अवसर होंगे, मीनिंगफुल लर्निंग होगी, अपॉर्चुनिटी जो है क्या होंगे इसमें मीनिंगफुल होंगी। सेकंड क्या होगा, सुलभ शिक्षण सेटिंग्स, एक्सेसिबल लर्निंग सेटिंग्स होंगी, बच्चे के अकॉर्डिंग जो है सारा सब कुछ सेटअप किया जाएगा। और कॉन्टिन्यूस असेसमेंट भी किया जाएगा, बच्चे को लगातार देखा जाएगा उसने क्या सीखा, क्या उसने उसका लेवल जो है कितना गया, क्या उसको सिखाना है और क्या उसका रह गया है, तो ये जो है कॉन्टिन्यूस उसका असेसमेंट होगा। लेकिन सिंगल लर्निंग पाथवे नहीं होता है, इसमें मल्टीपल होता है, क्योंकि बच्चे को जो है एक इंटरेस्टिंग वे में उसको सिखाया जाता है, खेल कूद के द्वारा जो है उसको सिखाया जाएगा जब वो छोटा होगा। तो चाइल्ड सेंटर्ड में जो है बच्चे का सिर्फ सिंगल लर्निंग पाथवे नहीं होता है। नेक्स्ट और लास्ट का क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन रखे थे मैंने क्योंकि इनको एक्सप्लेन भी करना होता है भाई, क्वेश्चंस को ये नहीं है कि सिर्फ ऑप्शन टिक किया और चल निकले, तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए 15 क्वेश्चंस को ही रखा है मैंने, लेकिन अच्छे से हो जाए वो ज़्यादा बेटर है, वो ज़्यादा जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो चलिए लास्ट का क्वेश्चन देखते हैं। बंडूरा के अनुसार प्रेक्षणात्मक ऑब्जर्वेशनल सीखने की कौन सी अंतर संबंधित प्रक्रिया इंटर रिलेटेड प्रोसेस नहीं है। तो बंडूरा ने जो प्रोसेस दिए थे उसमें क्या था, अटेंशन था, रिटेंशन था, मोटिवेशन था और फिर प्रोडक्शन था। तो ये 4 चीज़ें जो हैं बंडूरा ने दी थी। बंडूरा की थ्योरी कंप्लीट चैनल पर है, आप वहाँ पर विजिट ज़रूर करें, देखें, बहुत अच्छी थ्योरी है। इसमें क्या नहीं था, ये जो संयोजनात्मक है, कॉम्बिनेटरल जो है, कॉम्बिनेटोरियल प्रोसेस ये वाला नहीं है, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें, आपके जो भी क्वेरीज होते हैं कमेंट ज़रूर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पर आपके लिए जो है बहुत अच्छे अच्छे स्टैटिक जीके और क्या बोलते हैं हर चीज़ छोटी मोटी अपडेट सारी चीज़ें जो हैं टेलीग्राम चैनल पर भर भर कर पड़ी हैं, तो आप वहाँ भी ज़रूर चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ग्रुप को ज्वाइन करें। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।